सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है टेंस। जैसा कि आपने सेंटेंस टॉपिक को क्लियर किया था, कोई भी डाउट था तो आपने उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप किया, उसका जो डाउट सेशंस होगा उसके अंदर आपके सारे जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो है आपका वो है टेंस। और टॉपिक टेंस जो है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी और किस तरीके से टेंस को हम पढ़ते हैं। तो तरीके अलग अलग आप बुक्स में देखेंगे, टीचर्स के अलग अलग तरीके देखेंगे। तो इसमें कुछ डिफरेंट है, वो क्या है वो चीज हम देखेंगे और उसके बाद एक एक टेंस को हम समझेंगे। जैसा कि आपने सेंटेंस के अंदर रूल्स को पढ़ा था और वही सेंटेंस इस जगह पर आने वाले हैं, तो उनको ऐड करना है, जोड़ना है, इसीलिए हमने सेंटेंस के बाद तुरंत टॉपिक उठाया है टेंसेस का। तो आज लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम टेंस को देखेंगे। तो टेंस की जो उत्पत्ति हुई सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ओरिजिन ऑफ टेंस, ये टेंस जो शब्द आया वो कहाँ से आया, सबसे पहले हम इस चीज को पकड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी आप टेंस के साथ एक और चीज जोड़ते हो, टाइम। वो क्यों जोड़ा जाता है उसको भी आज हम समझेंगे। तो ओरिजिन ऑफ टेंस, टेंस का जो उत्पत्ति हुई जो वो हुई है टेम्पस शब्द से। लैटिन भाषा का एक शब्द है टेम्पस। यानी ये किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। लैटिन यूनान की भाषा है, आपको पता होगा। ज्यादातर मोस्टली शब्द जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन से ही होती है, यूनान के ग्रीक वर्ड होते हैं सारे। तो ये टेम्पस शब्द से बना हुआ है टेंस। इस टेम्पस का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ हम बात करेंगे टेम्पस का, तो होता है ये टाइम। टाइम, तो बस यहीं से ये शब्द बना हुआ है, टाइम से। टाइम का अर्थ होता है, तो इसी को हमने टेंस कहा। और टेंस ये आप आज पढ़ते हैं। तो टेंस के साथ आपका एक और टॉपिक कवर होता है जो जिसे हम कहते हैं टेंस। तो टाइम एंड टेंस इसको बोलते हैं, या फिर टेंस एंड टाइम। इस चीज को समझे जरा कि टाइम होता क्या है। जैसे आप समय कहते हैं, हिंदी में काल बोलते हैं हम। ये जो टाइम होता है वो होता क्या है, तो किसी भी क्रिया को करने का जो भी समय होता है वो हम क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये टाइम जो है वो किसी क्रिया के होने की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, टेंस कहलाती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि टेंस एक स्टेट है और टाइम आपका समय है जो आपको बताएगा कि किस समय वो काम हुआ है। होने की अवस्थाएं वो होती हैं टेंसेस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो ओरिजिन ऑफ टेंस आप समझ गए होंगे। टेंस जो है वो टेम्पस शब्द से बना हुआ है जो लैटिन भाषा का शब्द है। और आगे की कहानी हम समझते हैं कि टेंस के जो टाइप होते हैं, कि टाइप ऑफ टेंसेस। देखिए, हम छोटी छोटी चीजों को ले रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम जीरो से हीरो लेवल चल रहे हैं, तो इसलिए इन चीजों को समझते चलना है। आप कह रहे होगे कि मुझे तो ये आता है, तो आती तो सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर एक बार डिफरेंट होता है। तो अगर आती हैं तो और अच्छे से आ जाएंगी, और नहीं आती हैं तो आप सीख जाएंगे। तो आराम से समझिए, अगर आता है तब भी वीडियो को देखते रहें। यानी टाइप ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार या फिर टाइम के प्रकार। अब देखो यहाँ पर चीजों में अंतर करना समझना। मैंने कहा था टेंस जो है वो एक स्टेट होती है, जबकि टाइम उसका समय है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है ही। ठीक है, तो टाइप ऑफ टेंस ना, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट पे आप समझते हैं, एक तो प्रेजेंट, प्रेजेंट। और नंबर सेकंड पे आप समझते हैं पास्ट, पास्ट। और नंबर थर्ड पे आप समझते हैं फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। यानी नंबर पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और अगला है फ्यूचर टेंस। बात को फिर समझने की कोशिश करना कि जो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, प्रेजेंट तो होता ही है, अभी वर्तमान जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी प्रेजेंट है, जो लाइव क्लास आप ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट जो बीत गया वो पास्ट है। क्या फ्यूचर जैसी कोई चीज है, सोच कर देखो एक बार। तो आप कहोगे कि नहीं सर, फ्यूचर में तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, फ्यूचर का कभी टाइम होता है। वो तो जो भी फ्यूचर आएगा वो वर्तमान बन जाएगा, जो बीत जाएगा वो पास्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर है क्या, तो फ्यूचर कायदे में कोई वक्त नहीं होता। ये केवल एक बात कह दी जाती है कि मैंने कहा कि वह खाना खा रहा होगा, अब पता नहीं वो खा रहा होगा भी या नहीं। तो इस बात को जरा गौर से समझना। ये फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी टेंस में जोड़ा गया एक अंदाजा, एक संभावना जोड़ी गई। ठीक है, तो मोस्टली जो टाइम होते हैं वो केवल कौन से होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, और ये अब जो मुख्यतः इसकी बात करें तो ये मुख्यतः क्या है, एक प्रकार के टाइम है। ये क्या है, ये टाइमलाइन है। यानी टाइमलाइन का मतलब ये टाइम है कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब इसके टेंस को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अवस्था या स्थिति। इसी को हम और क्या कह सकते हैं कि स्थिति। इस चीज को समझना। जैसे टेंस होता क्या है, टेंस की एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए। तो ये होते हैं चेंजेस ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू
according to time. Time is called tense. Is called tense. यानी यहां से एक चीज समझना, चेंजेस यानी परिवर्तन, किसके? वर्ब के। वर्ब के परिवर्तन अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, टाइम, समय के अनुसार वर्ब में जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके टेंस कहलाते हैं। तो बात को फिर समझना, टेंस तो ये है, मतलब टाइम तो ये रखे हैं। अब इसकी स्टेट है, अवस्था है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है। 4 कौन कौन सी होती है? एक तो अनिश्चित अवस्था, मैंने कह दिया कि वह जाता है, तो उसमें कोई चीज क्लियर नहीं है कि वो अभी गया है कि नहीं है, कि कहां पर है, ये चीज। और दूसरी होती है कोई काम ये तो लगातार हो रहा है, जिसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लेते हैं, जिसे हम एक अगली अवस्था है जो लगातार कार्य चल रहा होता है। तीसरी अवस्था होती है ये तो काम फिनिश हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा, वो आप परफेक्ट में रखते हैं। और कोई काम एक समय के अनुसार वो चलता रहा, और कोई समय बिंदु दे रखा है, तो वो प्रेजेंट जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में रख देते हैं। तो इस प्रकार आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो चारों अवस्थाएं किस तरीके की हैं वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नंबर फर्स्ट है एक अवस्था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जिसे हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। दूसरा इसका दूसरा कैरेक्टर है इसका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आप लोग बोलिए जरा, तो आप कहेंगे मन में ही परफेक्ट। और अगला होता है जो 4th नंबर का, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनके जो नाम रखे गए वो ऐसे ही क्यों रखे गए, या फिर इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों कहा गया, तो उसके रीजन है। और वो रीजन आप आगे समझते चलेंगे कि एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि टेंस आप कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हटके मिलेगा आपको। तो ये चीजें समझिए जरा। मैंने कहा ये स्टेट है, और स्टेट अवस्थाएं कैसी होती हैं कि वो क्रिया की अवस्था है, सिचुएशन ऑफ वर्ब। वर्ब की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उस चीज को बताते हैं। जैसे इंडेफिनिट है, कोई काम, मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूं, क्या अभी बैठ के पढ़ रहा हूं? सोचो आप। आपने कहा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, लेकिन अभी क्या उठे हो, है ना? तो वो चीज कैसी है? इंडेफिनिट है, वो काम अनिश्चित है, अभी आपका उसका कोई क्रम नहीं है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई काम लगातार जारी रहता है। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसका मतलब अभी लिखना जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से परफेक्ट में कोई काम समाप्त हो चुका होता है। तो आप जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिख चुका हूं, तो इसका मतलब अभी भी लिख रहा हूं क्या? अब तो वो समाप्त कर चुका हूं। वही चीज आपकी क्या कहलाती है? परफेक्ट। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कोई समय बिंदु दिया जाता है एक विशेष, और उस समय बिंदु से लगातार काम चल रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में चला जाता है। मैंने कहा कि मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब एक समय बिंदु है 4 बजे, और वहां से कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि मैं 2016 से एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 2016 से लेकर अभी तक क्या कर रहा हूं? तैयारी कर रहा हूं। तो एक समय बिंदु दे रखा होता है, और उसके बाद काम उसको जारी बताया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यहां से और कहानी आप समझेंगे कि जो ये आपने पढ़े, ठीक है, ये जो लिख रखे हैं आपने, ये टाइम टाइम होते हैं, और ये उसकी स्थिति होती है। तो हर एक टाइम की एक एक अपनी स्थिति है। जैसे अगर प्रेजेंट की कितनी स्थितियां बनेगी, तो आप कहेंगे सर 4 स्थितियां प्रेजेंट की बनेगी। उसी तरीके से पास्ट की भी कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे 4 इसकी बनेगी। इसी तरीके से फ्यूचर की आपकी ये 4 बन जाएंगी। छोटी सी और एक पहचान आप समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में मोस्टली आप क्या रखते हैं? एक है शब्द। देखिए हिंदी मीडियम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका यूपी बोर्ड है, और यूपी बोर्ड में हिंदी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक स्टोरी आती है जिसे आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए मैं आपको हिंदी भी साथ में लेकर चल रहा हूं। जैसे आपके प्रेजेंट अगर कोई टेंस है प्रेजेंट में, तो आपके सामने है, हूं, इस तरीके के शब्द आपको लिखे मिलेंगे हिंदी के अंदर। जैसे मैंने कहा कि वह खेलता है, वह रो रहा है, जिसमें है, हूं, है शब्द जैसे लग रहा है, तो वो सेंटेंस वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट में होगा। ये तो बात तो तय है, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट में क्या होता है? तो आपको था मिलेगा, थी, ना, थे। इस तरीके के वर्ड आपको था, थी से संबंधित मिलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? वो पास्ट टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर में आएंगे जैसे ही, वैसे ही आप कहेंगे इसमें होता है गा, गी और गे, ठीक है। तो इस तरीके के जब भी शब्द आपको लास्ट सेंटेंस में मिले, है ना, तो वो सेंटेंस आप इन टाइम के हिसाब से इन श्रेणी में बांट लेंगे। जैसे मैंने आपसे 2-3 सेंटेंस में बोल रहा हूं, आप अपने बारी बारी से आप जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने कहा कि वह खेलता है, आपके लास्ट में है आ गया, आपने सोचा कि ये प्रेजेंट कैटेगरी गया। मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा था, तो इसका मतलब आपने फिर माइंड चलाया कि इसमें था आया है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। मैंने कहा कि वह मुझे याद कर रही होगी, तो इसका मतलब गी आ गया सेंटेंस में, तो ये फ्यूचर टेंस है। तो आपको समझ में आया हुआ कि किस तरीके से होता है। मैं बारी बारी सेंटेंस बोलूंगा, आप अपने माइंड में सोचिए जरा कि ये कौन सा टेंस है। केवल मैं टेंस की बात कर रहा हूँ अभी, केवल टाइम की, टाइम लाइन की, कि टाइम आपको छांटना है, उसके बाद हम इनको मिक्स करके बताएंगे। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, सोचो जरा कि किस टेंस का होगा। अगला मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है,
अगला मैंने बोला कि वह किताब पढ़ रहा होगा, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। तो आपने सोच लिए होंगे कि ये किस किस टेंस के है। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि ये वाला टेंस का कैटर कौन सा होता है। अब इसकी अवस्थाएं कौन सी हैं, स्टेट कौन कौन सी हैं। तो इंडेफिनिट होती है, कंटिन्यूअस होती है, परफेक्ट होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। तो यहाँ पर इंडेफिनिट में मोस्टली सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ता, ती, ते, इस तरीके के। जब भी ये सेंटेंस के अंदर लास्ट में आपको ता, ती, ते जैसा चिन्ह कोई मिल रहा है ऐसा हिंदी में, तो आप क्या कहेंगे, वो इंडेफिनिट है ना। अगला कंटिन्यूअस होगा तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रहा, रही और रहे। ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। अगर रहा रही रहे, जब भी कोई काम आपका जारी होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो बिना रहा रही के बोल ही नहीं सकते। जैसे आप खाना खाने बैठे और लगातार आप खा रहे हो, तो कैसे बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूं। आप इसे नकार नहीं सकते कि रहा शब्द ना बोले, आपको खाना खा चुका हूं, तो इसका मतलब तो फिर और ही कुछ हो जाएगा, फिर मम्मी आपको खाना देंगी नहीं। क्यों, क्योंकि आप खाना खा चुके, खाना खाना खत्म कर दिया, तो खाना किस बात का। और आपने कहा कि मैं तो खाना खा रहा हूं, तो मम्मी और आपको रख देंगी, तो और खाओ। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूअस काम। परफेक्ट का मतलब, जब आप परफेक्ट कोई काम खत्म कर देते हैं, तो आप कहते हो कि चुका, चुका, चुकी और चुके, ऐसे शब्द उठाते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आप क्रिकेट खेलना बंद कर दिया आपने, इसका मतलब आप खेल चुके हो। और अभी खेलना का और मन है, तो आप कहोगे नहीं मैं अभी खेल रहा हूं। तो ये रहा और रहा का मतलब काम कंटिन्यूअस है, और चुका जब लगा दिया आपने, इसका मतलब आपने काम खत्म कर लिया। दूसरा पॉइंट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, तो इसमें रहा, रही और रहे। तो आप कहोगे सर इसमें भी है, इसमें भी है, तो डाउट इसे कैसे खत्म करें। तो मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित टाइमलाइन दे रखी होती है इसमें, यानी एक समय दिया होगा, समय बिंदु कोई होगी समय। ठीक है, समय के साथ ये शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे, तो वो क्या होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और समय आपको नहीं दिखाई जा रहा। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वो किस कैटेगरी में रखेंगे आप, इसमें मैंने कोई टाइमलाइन नहीं दी, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। मैंने कहा कि मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप सोच लेंगे कि ये क्या, किस पर आ जाएंगे आप, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, क्योंकि मैंने 4 बजे से एक शब्द लगा दिया, टाइमलाइन आपको दे दी। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो आपका टेंस का कैटर है, मतलब ये टेंस टाइप आप छाटेंगे, और ये उसकी स्थिति, ये 4 स्थितियां होती हैं। तो हर एक टेंस की ये स्थितियां बनती हैं। एक छोटी सी कहानी होती है, जैसे आपने देखा होगा, जो पहले के टीचर पढ़ाते थे वो बताते भी थे आपको कि टेंस नाम के एक बाबा थे, है ना। उनके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र कौन कौन से हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 पुत्र हुए। इनकी शादी वादी करा दी गई। शादी जब हो गई तो उनके बच्चे पैदा हुए, और बच्चे एक टेंस के, मतलब उन्होंने कहा कि हम 3 लेकिन हमारे कितने होंगे, 4 होंगे। तो हर एक व्यक्ति के कितने हुए, 4-4 बेटे हुए। तो अब बेटों के नाम रखते हैं ना, पापा के हिसाब से रखते हैं कि पापा का भी नाम आ जाए। जैसे अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, आपने नाम सुना होगा, यानी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है, तो उसमें उनके पापा का नाम, बाबा का नाम, है ना, और खुद का नाम। इसी तरीके से उन्होंने भी कहा, टेंस भाई साहब ने, कि जब भी नाम रखो बच्चों का, तो हमारे साथ रखना। तो हर एक टेंस का नाम ऐसे रखा गया कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट और टेंस, यानी पापा का भी नाम और बच्चे का भी नाम और टेंस का भी नाम। ऐसा इसलिए कर दिया गया क्योंकि ऐसी अगर स्टडी रहती तो वो कंफ्यूज हो जाते, बुलाते वो इंडेफिनिट बेटा इधर आ जाओ, तो वो डाउट में चले जाते कौन सा इंडेफिनिट आ जाए। अब तो इंडेफिनिट तो 4 हो गए, तो उन्होंने कहा कि पापा का नाम साथ में लगा दो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा तुरंत आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बेटा, है ना, इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा। तो अलग अलग आपने कैटर आप बांट लेंगे, तो आपको इस तरीके से इस परिवार में कितने बच्चे मिले या कितने टेंस हुए, तो टोटल होंगे 3 लोग ये हैं और 4 ये, तो 4 तिया लगभग 12। ठीक है, तो 12 ही क्या हो गए, टेंस हो गए। तो 12 प्रकार आप टेंस पढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको यहाँ क्या समझनी है, तो हर एक का अपना एक विशेष कैडर होता है कि इंडेफिनिट कौन सी वर्ब की फॉर्म लेता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कौन सी लेता है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना है। तो अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूं, तो इंडेफिनिट जो टेंस होगा, ठीक है, इंडेफिनिट में आपको वर्ब लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस में लेनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और परफेक्ट में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, कोई सा भी परफेक्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी है आपको, ठीक है। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस तरीके से। ये आपको यहीं पर याद कर लेना है कि इंडेफिनिट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से ये आप देखते हैं कि अलग अलग कैटर इनके होते हैं, ठीक है। तो आगे की हम बात करते हैं।
आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे की बात करते हैं हम। टेंस में आपने देख लिया कि टेंस क्या होता है, तो आपने एक परिभाषा सीखी कि चेंजेस ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस की परिभाषा जानी, उसके बाद आपने इनके पार्ट समझे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके भी पार्ट समझे आपने कि कौन कौन से होते हैं। तो आज हम पहला टेंस शुरू कर रहे हैं और टेंस नंबर पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। हेडिंग डालेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खास विशेषताएं क्या है और अच्छा टेंस है, सबसे पहला टेंस आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसे आप जब भी लाइव कमेंट्री होती है या फिर आप अपनी जितनी भी हैबिट्स हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ हैं या हैबिचुअल एक्शन है, वो सारी चीजें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से ही करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ता है और साथ में अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है आएगा कहीं ना कहीं, तो ता है, ती है, ते है जब जिस सेंटेंस में आते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। छोटा सा एक जोक सा है, आपने सुना भी होगा। जब मैं पढ़ा था तो आपने देखा था कि एक बार मैंने क्या लिखा, मैंने यही परिभाषा लिख दी, मैंने कहा ता है, ती है, ते है जिन सेंटेंसेस में आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस बोला वो है अभिनेता है, तो अभिनेता है तो उसमें ता है आ गया, तो क्या आप सोच लो कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा क्या? तो ये आपको सोचना है कि होना क्या है कि वर्ब के साथ लगाओ। अभिनेता कोई वर्ब नहीं है, अभिनेता कोई वर्ब तो नहीं होती। अब वर्ब क्या होती है वो हम आगे टॉपिक में और क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि वह सुनीता है मैंने कह दिया लो पीछे ता है आ गया तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो ऐसा तो नहीं होता। वर्ब किसी वर्ब में लगा हो, ठीक है। तो जरा बात कर लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे अगली, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पहचान, है ना। तो इसकी पहचान क्या है, तो हिंदी वाले सभी लोग समझेंगे कि इसमें ता है, ती है, ते है ना, इस तरीके के वर्ब आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके और ये कहाँ मिलेंगे, तो वाक्य के अंत में, यानी क्रिया के साथ। इसकी क्रिया रचना कैसी होती है, यानी क्रिया लिखी होगी कहीं ना कहीं, क्रिया और प्लस, है ना। क्रिया में क्या जुड़ा होगा, ता है, ती है, ते है, इस तरीके के वर्ड। जैसे मैंने कहा कि वह खेलता है, यानी खेलना में हमने क्या जोड़ा है, ता है। इसी तरीके से मैंने कहा कि वह गाता है, तो इसका मतलब हमने गाने में क्या जोड़ दिया, ता। तो किसी न किसी क्रिया में क्या जुड़े होते हैं, ये सब जुड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर आपको इंडिकेट करती है। दूसरा पॉइंट आप समझेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करते हैं डू या डज, डू या डज। अब इसमें भी क्या खास विशेषता है कि डू या डज दो क्यों बनाई गई, तो इसमें आपने एक एक्स्ट्रा शब्द देख रहे होंगे ईएस, है तो कायदे में डू ही, लेकिन उसमें क्या लगाया, ईएस। तो प्रेजेंट डेफिनेट का एक छोटा सा नियम ये कहता है कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर आपको सिंगुलर के लिए आपको एस या एस लेनी होती है वर्ब के साथ, और प्लूरल के लिए आपको एस या एस नहीं लेनी होती है। तो मोस्टली सारी वर्ब क्या होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं अपने, तो उनके साथ आपको क्या लगाना होता है, एस या एस लगाकर उसे सिंगुलर कर सकते हैं। तो यहां पर समझना कि जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, सॉरी चलो इसे हम डज कर लेते हैं और इसको हम डू कर लेते हैं। तो बात करते हैं जरा, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा आपके पास तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, डज। और जब आपके पास प्लूरल होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप क्या लेंगे, डू। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा, जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लेते हैं और प्लूरल होता है तो डू लेते हैं। अब देखो यहां पर दूसरी कैटेगरी इसमें क्या है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म देनी है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी जो आप वर्ब लिखेंगे उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। ये बात तय है, यहां तक आपको समझ में आया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि किसी भी क्रिया के पीछे अगर ता है, ती है, ते है, अगर ये वर्ड आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं तो वही उसकी मेन वर्ब होती है। दूसरी चीजें कुछ एक्स्ट्रा क्या क्या होती हैं वो समझ लीजिए यहाँ पर। तो सेंटेंस के अंदर जब भी आपको कोई हैबिचुअल एक्शन मिले, यानी आपकी हैबिट्स जितनी भी हैं वो कौन से टेंस में आप बताएंगे,
अपनी आदतें किस टेंस में बताएंगे? जैसे आप सुबह 5 बजे उठते हो, आप टहलने जाते हो, सब में ताती ते लगा के ही बता पाएंगे आप, अन्यथा की हालत में आप नहीं बता पाएंगे अपनी कोई हैबिट। तो आप ता है ती ते जरूर लगाएंगे, कोई अपनी हैबिट बताते हैं। मैंने कहा कि मैं गाना सुनता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद, मैं खेलना बहुत पसंद करता हूँ, तो सब में ता है आ रहा है, तो हैबिचुअल एक्शन आती है। उसके अलावा कोई डेली रूटीन की बात है, ठीक है, यानी हैबिट ही होती है एक तरीके से डेली रूटीन आपका, ठीक है। और उसके अलावा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कोई सार्वभौमिक तथ्य है या फिर कोई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे मैंने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो वो होते ही हैं, वो और किसी टेंस में आप नहीं ले जा सकते। इसी तरीके से डेली रूटीन में कई सारी चीजें हैं कि आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, आपकी जो हैबिट्स हैं वो सारी इसी के अंदर आएंगी, आपकी हैबिचुअल एक्शन। उसके अलावा आपने देखा कि कोई भी लाइव चीज हो रही है, जैसे कमेंट्री चल रही है या कोई लाइव मैच चल रहा है, आपने देखा होगा उसके अंदर जो भी बातें कही जा रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती है, क्योंकि वो आपके वर्तमान कैटेगरी का है और सामने ही आपके हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी आइडेंटिफिकेशन की। अगर आपको इंग्लिश वाले कोई सेंटेंस देखकर आपको पहचानना है कि कौन से टेंस में करना है, तो आपकी हैबिचुअल एक्शन होनी चाहिए, उसमें डेली रूटीन होना चाहिए आपका, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। उसके अलावा एक और खास बात आप समझेंगे, एक और कैटेगरी इसकी समझ लेना कि जब भी कोई चीज आपकी ज्ञानेंद्रियों से होती है, यानी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हैं, तो वो भी आप किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे आपने कई सारी वर्ब अभी कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसके अंदर, तो ये मेंटल वर्ब को भी हम किस में डिनोट करते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। इनके भी हम एग्जांपल भी देखेंगे, और तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे चर्चा कर लेते हैं जरा रूल्स पर। तो देखो टेंस जो होते हैं उनके हम सेंटेंस जो पढ़ते हैं वो आपने देखे होंगे। मैंने सेंटेंस आपको 5 प्रकार के पढ़ाए थे, क्या हम 5 प्रकार इसमें पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, आपने देखा भी होगा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, उसमें आप एक तो सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं और उसका इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। अब बच्चे वो 3 वो कहाँ गए, तो उनको समझिए जरा। एक तो आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा था जिसमें मे का यूज कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप किसी टेंस में उसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा था, इंपरेटिव सेंटेंस में के अंदर आप डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ा हुआ है, तो आपने इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ा। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलग से आप बी फॉर्म दे रहे थे, तो इसलिए उसे किसी टेंस में ना पढ़कर आप वो सेंटेंस आपके अलग ही थे। तो टेंस में आप केवल कितने सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं? तो आप पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को उसका, और उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और बस ये आपके 3 है। 3 सेंटेंस आप पढ़ेंगे इसके अंदर, और 3 के अलग अलग टाइप जो होंगे एस्पेक्ट्स, उनको हम समझेंगे। तो हम आगे चर्चा कर लेते हैं जरा सेंटेंस की। तो आपने ये चीज समझ ली होगी, और याद हो आपको कुछ पुराना, तो मैंने आप कभी जब सेंटेंस आपको पढ़ाए थे तो उसके अंदर ऐसे करके स्टार पॉइंट बनवाता था मैं, ठीक है। तो आपको याद आया होगा, यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। तो ध्यान रखना कि जौन से टेंस का आप सेंटेंस बना रहे हैं उसी टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रखते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो आगे की हम चर्चा कर लेते हैं जरा। देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं पहली बार ये नियम को आपको एक बार क्लियर करा रहा हूं, उसके बाद मैं नियम नहीं लिखाऊंगा, केवल आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहला है, ठीक है, जिसका रूल्स जरा मेरे साथ आप बताइए जरा क्या क्या होता है। आप ही बताएंगे, मैं सुन के यहाँ पे लिखूंगा। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए जरा। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? हाँ, आप सब्जेक्ट कह रहे हैं, फिर उसके बाद हाँ हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब कह रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, है ना, और उसके बाद अच्छा अदर वर्ड कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अदर वर्ड, ठीक है। चलिए, ये सेंटेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप अफर्मेटिव जब भी बनाते हैं तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इसमें यूज करते ही हैं, ठीक है, और वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगता भी है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या खास इसमें करते हैं? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, आपने देख लिया, ठीक है। तो इसमें करते क्या है हम? तो देखिए जरा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, याद करना जरा, सिंगुलर है तो डू या डज कौन सा लगाते थे आप? डज लगाते थे, और डज लगाते थे इसका मतलब मेन वर्ब में एस एस आप जोड़ रहे हैं, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है? एस एस जोड़ देनी है। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो मेन वर्ब में क्या चाहिए उसको?
SAES जोड़ देना आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है यहाँ पर, हाँ जी, और एक और समझ लीजिए, अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको S या ES नहीं जोड़ने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो आप समझिए रहा कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इसका मतलब आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब में SAES लगानी है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो SAES का प्रयोग नहीं करना है। तो आप समझिए रहा, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा कि वह मेरे साथ विद्यालय, वह मेरे साथ विद्यालय जाती है। तो पहले तो मैं ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है, तो आप जाके एकदम से इसकी पूंछ पकड़ेंगे और आपको लास्ट में दिख जाएगा, अच्छा ती है लिखा है इसमें, और ती है लिखा है, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये हैबिट भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना है, जाति कौन है, तो कौन का जवाब आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपने समझ लिया कि हाँ कौन जाती है, वो है, वो है। तो यहाँ जाती है लिखा है, इसका मतलब लड़की है, और लड़की के लिए वह प्रोनाउन की स्पेलिंग क्या होती है, हाँ ही बता रहे हैं आप, सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी, अच्छा सी हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही नहीं है, मना कर रखा है इसने, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, तो मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस में पीछे मिलती है, जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, वेरी गुड, गो किसने बताई, शाबाश। तो यहाँ पर क्या आ गया, गो, और गो में अच्छा ये वो है सिंगल है, अकेली है, यानी इसका मतलब वो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो SAES इसमें लगानी पड़ेगी, तो मैंने गो के साथ क्या लगा दिया यहाँ पर, SAES यानी गोज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है कि उसका, तो गो टू कहाँ जाती है, विद्यालय, तो आप लिख देंगे स्कूल, ठीक है, किसके साथ में, मेरे साथ। तो आप लास्ट वाला जो अदर वर्ड है आपका लिख देंगे यहाँ पर विद मी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस एक बन गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, जब आपकी जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, प्लूरल, तब का देखें क्या कंडीशन होती है। तो मैंने लिखा कि रोहन, रोहन और प्रिया, रोहन और प्रिया कमरे में शतरंज खेलते हैं, यानी अगला हमने वाक्य लिखा कि रोहन और प्रिया कमरे में शतरंज खेलते हैं। खेलने का काम कौन कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे सर रोहन और प्रिया कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ सब्जेक्ट अब सिंगुलर रहा क्या, आप कहेंगे नहीं सर, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो इसका मतलब इसमें मेन वर्ब में SAES नहीं लगानी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, रोहन, रोहन एंड प्रिया, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो रोहन एंड प्रिया, उसके बाद आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब तो मना कर रखा है कि हेल्पिंग वर्ब को आपको नहीं लेना है, तो इसका मतलब क्या लेना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब लास्ट में आपको मिलेगी, तो खेलना, खेलना की क्या होती है, हाँ जी प्ले, है ना, प्ले, प्ले के साथ क्या SAES लगाई जाए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब तो हम लगाते सर, लेकिन अब तो क्या है प्लूरल है, तो इसका मतलब SAES नहीं लगाएंगे, तो आप SAES नहीं लगाएंगे, प्ले, और क्या खेलते हैं वो, तो आपने कहा सर उसका ऑब्जेक्ट हो गया चेस, ठीक है, शतरंज, और कहाँ खेलते हैं, तो वो चीज आप लिख देंगे इन द रूम। चलिए यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये है अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में एक आपको रूल्स लिख लेना है, जरा मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में SAES सफिक्स करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, उसमें SAES सफिक्स नहीं करते। सफिक्स का मतलब होता है पीछे से किसी चीज को ऐड कर देना, यानी कुछ वर्ड होते हैं उनमें जो वर्ड को ऐड कर देना, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स हम आगे पढ़ेंगे जब आपको वर्ड चैप्टर कराएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए जी, तो आगे की हम बात कर लेते हैं। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से आप बनाएंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा उसका, तो एक बार समझ लेते हैं। तो अगली सेंटेंस में आपकी हेडिंग है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस का एक बार रूल्स बता दीजिए, आपने लिखा भी था सेंटेंस चैप्टर में, तो आप बोलिए जरा जी। सब्जेक्ट, फिर वेरी गुड, वेरी गुड,
शाबाश, बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो और मुझे सुनाई भी पड़ता है। ठीक है, तो आपने बताया मुझे कि सब्जेक्ट लगता है सर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्या हुई है? हाँ, अब मैंने सुन नहीं पाया आपका बोला हुआ। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं आप? नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो मैंने आपको स्टार पॉइंट इसलिए बनवाया था कि जिस टेंस का होता है उसी टेंस का आप इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपने क्या क्या सीखी है? डू या डज, वेरी गुड। और मेन वर्ब आपने क्या सीखी है? जो भी होगी उसकी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे, इसीलिए स्टार पॉइंट बना हुआ है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो सी लगे उसके हिसाब से। तो आपने कौन सी सीखी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखो, मैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लिख रहा, आपको बताया कि डू किसके साथ लगनी है, डज किसके साथ लगनी है, बार बार तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए और अपने मन में ही दोहराइए उस चीज को। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा कि जिया, जिया विद्यालय, विद्यालय में, जिया इस विद्यालय में नहीं पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती है। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आप सब्जेक्ट इसमें ढूंढे जरा। तो पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है? आप कहेंगे सर जिया, तो जिया आप लिख देंगे। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आप जरा सोच के बताइए। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, दो आपके पास, दोनों में से कौन सी रखें यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जिया तो एक ही है और एक है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक आएगी कोई, तो कौन सी आएगी? डज, वेरी गुड। ऐसे यस वाली फॉर्मेट में आ जाइए आप। ठीक है, तो जिया डज, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप? नॉट, वेरी गुड। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब पढ़ाना है, तो पढ़ाना की क्या होती है? तो आप कहेंगे सर टीच होती है। क्या इसमें ऐसे यस तो नहीं जोड़ देंगे आप? ऑलरेडी आप लगा के आए हो इधर, तो इधर नहीं जोड़नी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जिया डज नॉट टीच इस विद्यालय में, तो इसका मतलब इन, और इसका मतलब दिस। ठीक है, और विद्यालय स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बनाते हैं। अगला सेंटेंस आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट का देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अब बाहर नहीं जाता हूं। ठीक है, कोविड चल रहा है तो आप बाहर तो नहीं जाते हैं, तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं अब बाहर नहीं जाता हूं। तो इसका मतलब मैं, देखिए मैं का क्या है कैडर, तो मैं सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कब क्या होता है? तो प्रेजेंट डेफिनेट में ये क्या रहता है? प्लूरल फॉर्म में, प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म में, और बाकी के पास्ट में जैसे ही पहुंचेगा ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया मैं, तो मैं की स्पेलिंग आई, क्योंकि जाता कौन है? आपने कहा सर मैं इसका सब्जेक्ट हो गया, तो आई लिख लिया आपने। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में अब डू लगाएं कि डज। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो डू या डज, वेरी गुड। आप क्या बता रहे हैं? डू, शाबाश। तो आई डू, और उसके बाद नहीं जाता हूं, तो इसके लिए आपने नॉट लिखेंगे यहाँ पर। और नॉट के बाद आपने देखा कि मेन वर्ब जाना की क्या हो जाती है? गो, और कहाँ नहीं जाना है? बाहर, तो आउट, और उसके बाद नाउ। ठीक है, अब की स्पेलिंग नाउ, मैं अब बाहर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो आउट नाउ। ठीक है, मैं अब बाहर नहीं जाता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, आपके फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपका आएगा, तो जिसमें हम कई सारे ढेर सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो मैं केवल दो दो एग्जाम्पल देता हूं उनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगता तो लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो पढ़ाई ही सारी चीजें हैं। देश की निर्माण करता आप लोग हो। ठीक है, तो आपकी बहुत जरूरत है देश को। ठीक है, अगर आपने अध्ययन अपना खराब कर दिया, परीक्षाएं तो होती हैं, कभी नहीं हो पाती किसी कारणवश, लेकिन अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप अध्ययन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। परीक्षा तो होती रहेंगी। ठीक है, आज नहीं तो कल होगी तो परीक्षा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही रहेगा। हाँ, अगली हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव आपने उस दिन पढ़े थे, तो इंटेरोगेटिव 2 टाइप के पढ़े थे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट की। ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। तो इसमें होता क्या है कि सारी चीजें सेम रहती हैं, बस आपको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को कहां कर लेंगे आप? आगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और सारी चीजें वैसी, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, और अभी नॉट, अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो नॉट तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। ठीक है, अगर नहीं है सेंटेंस के अंदर तो नहीं लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कहानी यहां तक आ गई आपकी, है ना? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बस एक चीज छूट रही है यहाँ पर, वो क्या है? इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको विशेष।
तो इंटरोगेटिव फर्स्ट कौन से होते हैं, तो इस तरीके से ये वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसका फॉर्मेशन देखा था, सबसे पहले आपको आगे क्या लगा मिलता था, ये तो था, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, मैंने कहा कि क्या तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है। ये एस नो टाइप है, ठीक है। अगर आपसे ऐसे कोई पूछे कि क्या तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, नहीं तो आप ये तो नहीं कहने लगे कि आप नबली सर से पढ़ रहे हैं या आप और किसी सर टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ बताएंगे क्या। तो इसी तरीके से आपने इसमें यस या नो टाइप ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब तुम, इसमें सब्जेक्ट पढ़ता कौन है, तो आप कहेंगे सर तुम, तो तुम इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल है, तुम तो प्लूरल सेटी में जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डू रखें, क्या रखें, डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप डू या डज में से एक लेते, डू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डू के बाद क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट, जैसा कि उसमें बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना है, पढ़ना की क्या होती है, तो रीड, ठीक है, रीड, और क्या चीज, ऑनलाइन, तो आप लिख देंगे रीड ऑनलाइन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आप सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा कि क्या रोहन प्रतिदिन दवाई खाता है ना, तो यहां पर आपका कंफर्म कर रहे हैं। इसमें मैंने पूछा क्या रोहन प्रतिदिन दवाई खाता है, तो आप कहेंगे हाँ दवाई खाता है, या फिर ना दवाई खाता है, लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं वो सल्फाइड्स की टेबलेट खाता है, ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें केवल जवाब हाँ या ना का दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, तो रोहन कैसा है, अच्छा दवाई खाता कौन है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट इसमें रोहन है, रोहन सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहेंगे सर ये तो रोहन तो एक ही है, तो इसका मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपकी, डज, वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डज, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सर रोहन है, ठीक है। तो रोहन के बाद आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब खाना की क्या होती है, अच्छा ईट होती है ना, ईट किसी चीज को चबा चबा कर खाते हैं उस चीज को बोलते हैं, बाकी के जब आप आराम से किसी चीज को लेते हैं तो उसे टेक लगाते हैं, ठीक है। तो डज रोहन आप लिखा देंगे यहाँ पर टेक, है ना, एक हैव वर्ड भी है, ठीक है, हैव भी लगाते हैं किसी कभी कभी किसी चीज को नॉर्मल लेने के लिए, ठीक है। तो डज रोहन टेक, क्या टेक, तो आपने कहा सर दवाई, तो मेडिसिन, ठीक है। और प्रतिदिन की क्या हो जाएगी, डेली या एवरीडे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्या रोहन प्रतिदिन दवाई खाता है, तो डज रोहन टेक मेडिसिन डेली, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। आगे की हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड की, ठीक है। तो अगला डाल लेंगे आप इंटरोगेटिव सेकंड, तो ये हटा देते हैं जरा, और नोट करते जाना साथ साथ, आप नोट्स बनाइए विधवत, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेशन चलेंगे आपके तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेकंड की बात कर लेते हैं हम। तो इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है बेटा, कि इंटरोगेटिव सेकंड में आपने देखा था क्वेश्चन वर्ड, इन्हें WH टाइप भी बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, और ये कंफर्म नहीं करते, ये क्या बताते हैं, कोई चीज इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है इसमें, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए जरा, एग्जांपल में हमने लिखा रोहित विद्यालय कब जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि रोहित विद्यालय कब जाता है। तो आपने देखा कि यहां पर एक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कब लगाकर, एक क्वेश्चन वर्ड आपने दिया कब, ठीक है। इससे आप किसी का समय पूछते हैं, अच्छा सोचो इसका जवाब क्या हाँ या ना में हो सकता है, आप कहेंगे नहीं, तो इसीलिए इसे इंटरोगेटिव किस श्रेणी में रखा गया, आप कहेंगे सर सेकंड में रखा गया, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग किया गया, क्वेश्चन वर्ड का, और वो भी बीच में, ठीक है। तो अब जरा देखो ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को ही आप उठा लीजिए। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, वेरी गुड, व्हेन, फिर उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट कैसा है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वैसा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन डज। फिर उसके बाद क्या बताया उसने, सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट कौन था, रोहित था, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने रोहित रख लिया।
व्हेन डज रोहित, फिर उसके बाद मैन वर्ब रखनी है, मैन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या हो जाएगी, गो। अब इसमें ऐसे एस तो नहीं जोड़नी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे एस लगा चुके हैं, ठीक है। तो व्हेन डज रोहित गो, और कहां पर, टू स्कूल, ठीक है, विद्यालय, और क्या लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखिए, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि वे आजकल कहाँ रहते हैं। मैंने लिखा कि वे आजकल कहाँ रहते हैं, तो आपके माइंड में आएगा कि बिल्कुल आप हाँ या ना में जवाब तो नहीं दे सकते, तो इसलिए इसे इंटरोगेटिव सेकंड श्रेणी में रखेंगे, और इसमें कहाँ से आप किसी प्लेस को बताएंगे, किसी स्थान को, उसकी जगह को बताएंगे कि वे आजकल आगरा रहते हैं, या फिर वो आजकल किसनी में रहते हैं, या फिर वो आजकल मैनपुरी में रहते हैं, जहां भी होगी जगह वो आप बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वे आजकल, तो सबसे पहले इससे उठाइए, कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, शाबाश, वेयर। फिर उसके बाद अब वे, एक व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है, तो एक होता है सिंगुलर होता है, तो आप डज प्रयोग कर लेते हैं, इसका मतलब आप डू प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे कि वेयर डू, और वे इसका मतलब दे, वेरी गुड, ठीक है। सब्जेक्ट आपने लिख दिया कि वेयर डू दे, और रहना की क्या होती है, तो लिव, ठीक है, और आजकल की नाउ डेज, ठीक है, तो आप लिख देंगे नाउ डेज, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। वेयर डू दे लिव नाउ डेज, अब वो आजकल कहाँ रहते हैं। इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। तो आपने एक टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपने कई सारे इसके एस्पेक्ट समझे कि कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, और कहाँ कहाँ ये हो सकता है टेंस, आपने ये देखा है ना, उसके सेंटेंस के टाइप को समझा। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके साथ टेंस की आपने भूमिका समझी थी। तो आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक पॉइंट अभी चल रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझें कि ये बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, और ये आपको सीरीज जो मिल रही है एक वन बाय वन करके, तो आप इसे विधिवत अटेंड करते रहें, ठीक है, इनके नोट्स बनाते रहें और विधिवत अध्ययन करते रहिए, ठीक है। देखो बेटा, ऐसा होता है कि एग्जाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करना तो जरूरी है, आगे आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो आप अध्ययन करते रहिए इसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।